नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्रधानमंत्री की कहानी पर बात करने वाले हैं जिनकी विरासत को आज फिर से समझा जा रहा है और जिन्हें अब कई लोग आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव की। तो चलिए समझते हैं कि क्यों उनका दौर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था। कहानी की शुरुआत होती है साल 1991 से। ये वो दौर था जब भारत एक बहुत बड़े एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा था। हालत इतनी खराब थी कि देश लगभग दिवालिया होने की कगार पर आ खड़ा हुआ था। संकट कितना गहरा था इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि हमारे पास बाहर से जरूरी सामान जैसे कि पेट्रोल खरीदने के लिए सिर्फ 2 हफ्तों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। मतलब हम एक बहुत बड़े डिफॉल्ट से बस कुछ ही दिन दूर थे। तो चलिए सबसे पहले हम उसी आर्थिक तूफान को समझते हैं जिसे पीवी नरसिम्हा राव को विरासत में संभालना था। इसे इतिहास में भारत का 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस या भुगतान संतुलन संकट कहा जाता है। देखिए, ये संकट किसी एक वजह से नहीं आया था। ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था। महंगाई 17% पर पहुंच चुकी थी, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही थी और देश की इंडस्ट्री का विकास एकदम रुक सा गया था। ऊपर से सरकारी कर्ज 70,000 करोड़ के पार था और हालात इतने बुरे हो गए थे कि भारत को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ गया था। तो अब सवाल ये था कि इस भयानक संकट से देश को बाहर कैसे निकाला जाए। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिनसे शायद किसी को बड़ी उम्मीदें नहीं थी, लेकिन जिन्हें एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक दाव खेलना था। 21 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। और मजे की बात यह है कि उनकी सरकार एक अल्पमत सरकार थी, मतलब उनके पास संसद में पूरा बहुमत नहीं था। और इसी राजनीतिक अस्थिरता ने उनके आने वाले फैसलों को और भी ज्यादा साहसी और जोखिम भरा बना दिया। राव सरकार के सुधारों का जो दिल था वो था एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव। पहले था लाइसेंस राज, जहां हर छोटे बड़े काम के लिए सरकार की इजाजत और जटिल लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। इसे बदलकर उन्होंने दरवाजे खोले मुक्त बाजार यानी फ्री मार्केट के लिए, जहां प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ने की आजादी थी। इन सुधारों को आज हम एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। एल यानी लिबरलाइजेशन या उदारीकरण, जिसने उद्योगों को लाइसेंस की जकड़ से आजाद किया। पी यानी प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण, जिसने प्राइवेट कंपनियों को आगे आने का मौका दिया। और जी यानी ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण, जिसने विदेशी निवेश के लिए भारत के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बेशक इन सुधारों का चेहरा थे, लेकिन इतने बड़े और मुश्किल बदलावों को लागू करने के लिए जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी और जो राजनीतिक जोखिम था, वो सब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने ही उठाया था। इन आर्थिक सुधारों का असर सिर्फ देश की तिजोरी या बाजार तक ही सीमित नहीं रहा, इसने भारत की पूरी शक्ल ही बदल दी, चाहे वो विदेश नीति हो या देश की अपनी घरेलू राजनीति। राव ने दुनिया में भारत की जगह को फिर से परिभाषित करना शुरू किया। उनके दौर में पहली बार इजराइल के साथ पूरे डिप्लोमेटिक रिश्ते बने, अमेरिका के साथ ठंडे पड़े रिश्तों में एक नई गर्मी आई और लुक ईस्ट पॉलिसी के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार और दोस्ती की एक नई शुरुआत हुई। सिर्फ बाहर ही नहीं, देश के अंदर भी बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे। सबसे बड़ा काम था पंचायती राज अधिनियम को लागू करना। इस ऐतिहासिक कानून ने पहली बार गांव और शहर की स्थानीय सरकारों को असली ताकत और पैसा दिया। और हाँ, इसी में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया, जो एक क्रांतिकारी कदम था। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। नरसिंह राव का कार्यकाल जहां एक तरफ जबरदस्त उपलब्धियों से भरा था, तो वहीं दूसरी तरफ वो बड़े विवादों और चुनौतियों से भी घिरा रहा। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए जो सबसे बड़ा और सबसे परिभाषित विवाद हुआ, वो था 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस। उनकी केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा कि उन्होंने इसे रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, वो एक तरह से निष्क्रिय बने रहे। अब इस मामले पर खुद प्रधानमंत्री राव का पक्ष क्या था? उनका बचाव ये था कि उत्तर प्रदेश की तत्कालीन राज्य सरकार ने केंद्र को लगातार गलत जानकारी दी और धोखे में रखा, जिस वजह से सही समय पर एक्शन नहीं लिया जा सका। इसके अलावा भी मुश्किलें कम नहीं थीं।
उन पर भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगे। हालांकि बाद में वो सभी मामलों में बरी हो गए, लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के अंदर से ही आ रही थी। कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके काम करने के तरीके से खुश नहीं थे और इसी वजह से वो अक्सर अलग थलग पड़ जाते थे। उन्हें अकेला प्रधानमंत्री तक कहा जाने लगा था। तो इन सारी उपलब्धियों और इन सभी विवादों को एक साथ रखकर देखने पर आज सवाल वही खड़ा होता है, क्या पीवी नरसिम्हा राव को वाकई आधुनिक भारत का निर्माता कहा जा सकता है? चलिए उनकी विरासत का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। हुआ ये कि 1996 में कांग्रेस चुनाव हार गई और हार का ठीकरा फोड़ा गया राव के सिर। उन्हें पार्टी के नेतृत्व से हटा दिया गया और धीरे धीरे उनका राजनीतिक करियर खत्म सा हो गया। ऐसा लगा मानो इतिहास उन्हें एक भूले बिसरे अध्याय की तरह पीछे छोड़ देगा। लेकिन राजनीति में भले ही उन्हें किनारे कर दिया गया, इतिहास ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। आज सालों बाद इतिहासकार और अर्थशास्त्री उन्हें भारत का आर्थिक उद्धारक मानते हैं। ये माना जाता है कि उनके वो साहसी और निर्णायक फैसले ही थे जिन्होंने भारत को न सिर्फ गिरने से बचाया, बल्कि आज की आर्थिक महाशक्ति बनने की नींव भी रखी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, पीवी नरसिम्हा राव की विरासत को किस तरह देखा जाना चाहिए? एक आर्थिक उद्धारक के तौर पर जिसने देश को बचाया, या फिर एक विवादास्पद नेता के तौर पर जिसके कार्यकाल में बड़े दाग भी लगे? शायद सच इन दोनों के बीच में ही कहीं है, और ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है।